उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में लगभग 60,244 पोस्ट पे इस समय रिजल्ट आ चुका है और जिन लोगों ने भी अपने अपने परीक्षा को पास किया उन तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। और साथ ही जो अभी तक आंकड़ा निकल के सामने आया, अगर उसको आपके सामने रखें तो 12,048 महिलाओं ने इस परीक्षा को पास किया है। साथ ही 12,927 के करीब ऐसे हैं जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। साथ ही आपको एक आंकड़ा और बताते चलें कि 32,052 लोग ऐसे हैं जो ओबीसी समुदाय से अपना संबंध रखते हैं। हालांकि ओबीसी के लिए यूपीपी में जो रिजर्व पोस्ट है उसकी संख्या 16,264 के आसपास है। तो ओबीसी वर्ग के लिए यहाँ पे बड़ा कंपटीशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि 16,264 पोस्ट पे 32,052 लोगों ने परीक्षा को पास किया है। यानी हर 2 आदमी में से एक ही आदमी का चयन होगा, तो कंपटीशन बड़ा टफ है। वहीं एससी के लिए 12,650 रिजर्व सीट रखी गई है, जिसमें कि 14,026 लोगों ने परीक्षा पास की है। यानी यहाँ भी कंपटीशन है, लेकिन ओबीसी के मुकाबले काफ़ी डाउन है। वहीं जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एसटी हैं, उनके लिए 1204 पोस्ट को आरक्षित किया गया था, जिसमें से 12,029 लोगों ने परीक्षा पास की। यानी यहाँ पे कंपटीशन लगभग ना के बराबर है। तो जिन लोगों ने भी इस परीक्षा को पास किया उनको दिल से शुभकामनाएं। यह बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इन लोगों का जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो कब से शुरू होगा। तो इस बारे में पुलिस भर्ती बोर्ड के जो चीफ हैं उन्होंने अपना बयान दिया और इस बयान में उन्होंने कहा कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसके लिए 2 खुशखबरियाँ हैं। सबसे पहली खुशखबरी ये है कि इन लोगों को जल्द से जल्द ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा, उसके बाद इनकी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी ये निकल के सामने आ रही है कि 30,000 ऐसे पोस्ट हैं जिन पे फिर से वैकेंसी निकाली जाएगी, फिर से एग्ज़ाम होगा और फिर से रिजल्ट आएगा और फिर से यूपीपी की भर्ती की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस हिसाब से इस वाले एग्ज़ाम में हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कभी पेपर लीक हुआ, कभी कोई और दिक्कत हुई, तो क्या दूसरे वाले में इन तमाम दिक्कतों को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा या फिर नकल माफिया का जो रैकेट है इस पेपर पे भी हावी होगा। उत्तर प्रदेश के संभल के सीओ अनुज चौधरी तो आजकल सुर्खियों में बने ही हुए हैं, लेकिन उससे ज्यादा उनके गांव के कुछ लोग भी सुर्खियों में बन रहे हैं। दरअसल एक शख्स हैं जो मुजफ्फरनगर के बड़ेड़ी के हैं, जहां पे अनुज चौधरी का गांव बताया जाता है। वहां के प्रधान दीपक ने अपना स्टेटमेंट दिया और इस स्टेटमेंट ने फिर से सोशल मीडिया को हिलाने का काम किया। दरअसल आपको याद होगा कुछ टाइम पहले संजय सिंह ने एक बयान देते हुए कहा था कि अनुज चौधरी जैसे लोग लफंडर हैं। अब इसी पे सियासत गरमा गई है और इसी पे बयान निकल के सामने आया है बड़ेड़ी के प्रधान दीपक कुमार का। दीपक ने कहा कि मैं भी पहलवान हूँ, अनुज भाई भी पहलवान हैं और आपको पहलवानों से बात करने की तमीज़ होनी चाहिए। साथ ही कई सारे लोगों ने जब संभल के सीओ अनुज चौधरी की लग्जरी लाइफ पे सवाल उठाया तो ऐसे हाल में उनके पक्ष में भी कई लोग निकल के सामने आए। उन्होंने कहा कि अगला एक सीओ यानी कि सर्कल ऑफिसर है, इससे पहले वो प्रधान रह चुका है और इससे पहले वो व्यक्ति पहलवान भी रह चुका है। उसने देश के लिए बहुत कुछ किया है, उसकी अच्छी खासी इनकम उसके सोशल मीडिया हैंडल से भी होती है, उसकी अच्छी खासी इनकम उसके जो ऑफिशियल सैलरी है उससे भी होती है। और पहलवान होने के नाते अलग अलग जगहों से अलग अलग पैसों के सोर्स और स्रोत उसके लिए बने हुए हैं। तो किसी को भी अधिकार नहीं है संभल के सीईओ की लग्जरी लाइफ पे सवाल उठाने का। साथ ही इस मामले पे अलग अलग लोगों ने यह भी कहा कि संजय सिंह को कोई अधिकार नहीं बनता किसी को लफंडर कहें, और जो लोग लफंडर कहने का काम करते हैं उनको देख के दिल में यही ख्याल आता है कि ऐसे लोगों के पैर पे पैर रख के उनको चीर दिया जाए। यानी बात तो बड़ी साफ है कि संभल के सीईओ को लेके उनके गाँव के लोग बहुत ज़्यादा भावुक हैं, बहुत ज़्यादा उत्तेजित हैं और अनुज चौधरी के खिलाफ कोई भी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। अनुज चौधरी को सबक सिखाने वाले ब्रिजभूषण शरण सिंह ने 24 घंटे के अंदर ही अपने बयान को पलट दिया और कहा कि अनुज चौधरी तो मेरे दाहिने हाथ है और मेरे छोटे भाई जैसे। इससे नहीं है, आपका इशारा अगर अनुज चौधरी से हो तो अनुज चौधरी मेरा दाहिना अंग है। पहलवान होने के नाते नहीं, हम लोग साथ में खेले, खाए, उठे, बैठे, आज भी एकदम वो बहुत प्रिय है हमारा। आपको याद होगा कल मैंने बताया था कि उन्होंने कहा था कि बहुत सारे ऐसे बयानवीर हैं जिनका काम हिंदू मुस्लिम को लड़ाना है, जिनका काम हिंदू और मुस्लिम के आपसी सौहार्द को ख़त्म करना है। और क्या हिंदुओं का त्यौहार होली आ गया है तो रमज़ान या फिर जुमे की नमाज नहीं अदा की जाएगी?
भारत में इससे पहले भी दोनों लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना त्योहार मनाते आए हैं और इस बार भी मनाएंगे। जब बयानवीर उन्होंने कहा तो लोगों ने इशारा बड़ा साफ समझा था कि इन्होंने संभल के सीईओ अनुज चौधरी को निशाना बनाया है, लेकिन इसी के 24 घंटे बाद ही बृजभूषण शरण सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनका इशारा संभल के सीईओ की तरफ नहीं था, बल्कि संभल के सीईओ तो मेरे छोटे भाई जैसे हैं, वो भी पहलवान हैं, मैंने भी पहलवानी की है, इस वजह से भी, और मेरा तो उनके साथ उठना बैठना खाना पीना सब कुछ एक साथ रहा है, इस वजह से मैंने संभल के सीईओ को कुछ नहीं कहा, वो तो मेरे दाहिने हाथ हैं। ये बयान जब उन्होंने दिया तो लोगों ने कहा कि संभल के सीईओ वाले बयान पे 24 घंटे के अंदर जो बृजभूषण शरण सिंह ने पलटी मार ली है, तो क्या पार्टी ने उनको कुछ हिदायत दी या फिर योगी आदित्यनाथ के समर्थन में पार्टी लाइन को फॉलो करते हुए बृजभूषण शरण सिंह उतर रहे हैं, या फिर सच में बृजभूषण ने संभल के सीईओ को कुछ भी नहीं कहा था। इसी दौरान संभल के सीईओ अनुज चौधरी के पिता ने बड़ा ही भावनात्मक अपील पुलिस और बाकी महकमे से किया और कहा कि संभल के सीईओ अनुज चौधरी के ऊपर जान का खतरा मंडरा रहा है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो बार बार बयान दे के लोगों को संभल के सीईओ अनुज चौधरी के खिलाफ उकसाने का काम करते हैं और उनका एजेंडा ही है ये कि कोई भीड़ आगे आए और आगे आने के बाद संभल के सीईओ अनुज चौधरी के ऊपर अटैक करे और अटैक करने के बाद अनुज चौधरी के साथ कुछ ऐसी भयानक घटना को अंजाम दिया जाए जिससे अनुज चौधरी या तो अपनी जान से हाथ धो बैठे या फिर उनके साथ कोई सीरियस इंजरी हो जाए। यानी अनुज चौधरी के फादर ने सीधा सीधा पुलिस महकमे से मदद मांगी है और ये भी कहा है कि हमारे बेटे यानी अनुज चौधरी की सुरक्षा के कुछ इंतजाम किए जाएं, क्योंकि एक बड़ा तबका है जो ये चाहता है कि अनुज चौधरी इस दुनिया में ही ना रहे। यानी जान का खतरा बताने का काम अनुज चौधरी के फादर ने किया और साथ ही पुलिस से मदद भी मांगी। अब सोचने वाली बात यह है कि एक आदमी जो खुद पुलिस में है और सर्कल ऑफिसर जैसे पोस्ट पे बैठा हुआ है, क्या वो सच में पुलिस की मदद की तरफ देखता है या फिर खुद वो व्यक्ति इतना सक्षम है कि अपनी हिफाजत कर ले और अपनी जनता की भी हिफाजत कर ले। वहीं संभल के विधायक इकबाल महबूब का बड़ा विवादित बयान निकल के सामने आया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि संभल के सीईओ अनुज चौधरी एक ऐसे शख्स हैं जिनको हम बहुत ही तिरछी नज़र से रखते हैं और ऐसे वक्त में होली और जुमे के माहौल पे उन्होंने ये भी कहा कि जब सरकार बदलेगी तो इनको जवाब दिया जाएगा। यानी सीधा सीधा धमकी देते हुए संभल के विधायक इकबाल महबूब ने कहा कि जैसे ही सत्ता पलटेगी वैसे ही इनका हिसाब किताब किया जाएगा। अब उसको लेके जो जनता है वो दो भागों में बटी हुई है। एक का कहना है कि संभल के सीईओ ने कोई गलती नहीं की, एक पुलिस वाले का काम है डेमोक्रेसी को बचा के रखना, एक पुलिस वाले का काम है डरा धमका के भी लोगों के बीच शांति लाना। वहीं दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि संभल के सीईओ अनुज चौधरी लगातार बीजेपी को फॉलो कर रहे हैं, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और शायद आने वाले टाइम में उनको किसी खास पार्टी से चुनाव के लिए टिकट भी मिल सकता है। इधर योगी आदित्यनाथ ने भी दिया बहुत बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि संभल का जो इतिहास है इस्लाम के इतिहास से भी पहले आता है। इस्लाम 1400 साल पहले आया है, जबकि संभल का जो इतिहास है वो हमारे पुराणों में भी मिलता है। संभल में ही विष्णु भगवान का अवतार होगा ऐसा माना जाता है और संभल में विष्णु भगवान का एक बहुत बड़ा मंदिर भी था जिसको 1526 में विदेशी आक्रांताओं ने तोड़ने का काम किया। साथ ही संभल के सीईओ वाले मामले में उन्होंने क्या कुछ कहा था ये आपको पता ही होगा, लेकिन इधर फिर योगी आदित्यनाथ ने बयान देते हुए कहा कि अगर आप विदेशी आक्रांताओं को अपना आका, अपना धर्मगुरु या फिर अपना एक तरह से रहनुमा मानने की कोशिश करते हैं या फिर गलती करते हैं तो संभल जैसे मामले आपको और देखने को मिल सकते हैं। यानी योगी आदित्यनाथ ने बड़ा साफ कहा कि अगर आप बाबर, औरंगजेब या फिर अकबर को अपना रहनुमा मानते हैं तो फिर संभल जैसे हालात दुनिया के हर एक हिस्से में आपको देखने को मिलेंगे। इसी बयान को लेकर अखिलेश यादव ने भी तंज कसते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ लगातार मुसलमानों के प्रति नफरत और घृणा की भावना रखते हैं और साथ ही अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि आज तो ये मुसलमानों को भला बुरा कह रहे हैं, लेकिन जब वक्त आएगा तो आने वाले टाइम में योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के साथ साथ पिछड़े, दलित और महिलाओं के साथ भी ऐसे ही कार्रवाई करेंगे जैसा काम वो आज के टाइम में मुसलमानों के साथ कर रहे हैं। इधर सीबीएसई के एग्जाम को लेकर भी अखिलेश यादव ने सवाल उठाया और कहा कि होली के अगले दिन सीबीएसई के एग्जाम को कराना कहाँ की बुद्धिमानी है। कई ऐसी जगह है जहां होली 2-2 दिन खेली जाती है, कई ऐसी जगह है जहां होली के अगले दिन भी
लोग एक दूसरे के ऊपर कलर फेंकने का काम करते हैं। ऐसे हाल में सीबीएसई के एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना एक बेवकूफ़ी भरा फैसला है। दरअसल सीबीएसई एग्ज़ाम में अगर कोई आदमी जाता है पेपर देने, कोई लड़का जाता है, कोई छात्रा जाती है, उसके पास एडमिट कार्ड होगा, उसके पास कलम होगी, उसके पास कई सारी ऐसी चीज़ें होंगी। अगर किसी ने गलती से भी पानी फेंक दिया तो वो तमाम चीज़ें तो बर्बाद हो जाएंगी। एडमिट कार्ड पूरी तरीके से गीला हो जाएगा, कलम हो सकता है भीगने के बाद काम करना बंद कर दे, या फिर वो लड़का लड़की अगर भीग जाते हैं तो ठंड का भी थोड़ा सा असर बाकी है। तो ऐसे हाल में वो व्यक्ति, वो लड़का, वो लड़की एग्ज़ाम कैसे देगी? इसको लेके भी विवाद इस टाइम काफ़ी बड़ा फैल रहा है कि क्या सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम होली के 2-4-6 दिन बाद भी नहीं कराया जा सकता था? होली के अगले दिन एग्ज़ाम करवाना कहाँ की बुद्धिमानी है? खैर, आज की ये बड़ी खबरें थी और आप सभी भारतीयों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी खबरें देखने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक अच्छी रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला हिफाजत करे।